तो हे गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 10वीं वास्तविक संख्याएं। ये आपका कक्षा 10वीं का पहला अध्याय है गणित का। और इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, इस पूरे अध्याय का बेसिक, यानी कि आप अच्छी तरह से बैटिंग कर सकें। और आपको प्रश्नावली 1.1 के 1 से लेकर 5 तक उसमें आपको सवाल दिए गए हैं, संपूर्ण हल बताने वाले हैं। और आप भाई साहब बिल्कुल नहीं रटेंगे, आप ऐसे समझेंगे कि आप इसको हजारों बार पहले पढ़ चुके हैं, चाहे आपका गणित में पहला दिन हो भाई साहब। ठीक है, तो यार ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपका 1.1 जो आपकी प्रश्नावली है वो खल्लास हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं अभी आपको बताएंगे। इसे अपन n से डोनेट करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स, नेचुरल यानी कि n, तो अगर n आपको मिल जाए तो समझ जाना कि ये प्राकृतिक संख्याओं को ही कहा गया है। अब प्राकृतिक संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, यानी कि अपन खत्म हो जाएंगे लेकिन नंबर खत्म कभी नहीं होंगे। तो किन संख्याओं को कहते हैं, 1 से लेकर अनंत तक वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पूर्ण संख्याएं, इसे अपन W से डोनेट करते हैं, इसे अपन होल नंबर्स। तो होल माने W आता है पहले, तो अपन ने W, अगर आपको कहूँ W बराबर कोई भी संख्या मिल जाए, समझ लेना वो पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं, तो आपको बता दिए जाए 0 + n। अब इसका मतलब आपको बताएंगे अभी, यानी कि 0 से लेकर अनंत। तो 0 से लेकर अनंत, तो भाई साहब 0 तो आ ही रहा है, n मतलब नेचुरल नंबर 1 से भी आ रहा है, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक की गिनतियों को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी कि हम जिन संख्याओं को 0 से अनंत तक लिख सकते हैं वो आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि आपकी पूर्ण संख्याओं में नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूर्ण संख्याएं, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 होता है और इसमें 0 नहीं होता है। तो पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और इसमें भी 0 से लेकर होता है, तो 1 2 सब होगा, तो यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है पेपरों में 1 नंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। अब ये पूर्णांक संख्याएं क्या है, इसे अपन i से डोनेट करते हैं, इंटीजर नंबर से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 0 होता है, इसमें आपका +1 होता है, +2, इस प्रकार से अनंत तक यहाँ पे जाता है। ठीक है, और इस तरफ जाएगा -1, -2, -3, ऐसे अनंत आपका माइनस चलता रहेगा। तो इसमें आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि आपकी पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं। उसमें 0 भी होता है, प्लस की संख्याएं भी होती हैं और माइनस की भी होती हैं अनंत तक। ये आपकी कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। अब आप यहाँ पे देखेंगे परमेय और अपरमेय संख्या। अब भाई साहब आपने 9वीं में भी पढ़ी होगी, लेकिन कम समझ में आया होगा, और अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं ना, तो आपका 1 नंबर पुख्ता है बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि हर साल इसी से हमेशा पूछता है, क्योंकि ये थोड़ी परिभाषाएं कठिन है और इसके एग्जाम्पल भी थोड़ा घुमावदार है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो परमेय संख्या क्या है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो आपकी परमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन कंडीशन क्या रहती है कि Q = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ये आपकी परमेय संख्या नहीं है। 1/0 आपकी परमेय संख्या नहीं है। तो एक और शर्त रहती है, जहां आपके जो ये P और Q रहते हैं ये पूर्णांक रहते हैं। क्या रहते हैं? पूर्णांक हैं, पूर्णांक रहते हैं। अब आपको ये विस्तार में समझाया जाएगा, पहले आप अपरमेय संख्या सुन लीजिए। अपरमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, वो अपरमेय संख्या कहलाती हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल आप समझेंगे, परमेय के आप समझेंगे। ये परमेय का डब्बा हो गया और ये आपका अपरमेय का डब्बा हो गया। अब देखो परमेय अपरमेय में आप हमेशा गलती करते हैं, कौन सी परमेय है कौन सी अपरमेय है। तो यहाँ पर अपन अच्छी तरह से समझेंगे इस बार, क्योंकि
भूलना नहीं चाहिए जब मैं समझाऊं, खासकर जब। तो प्रमेय क्या है कि P बटे Q के रूप में लिख सकें और Q बराबर यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ये पूर्णांक है। तो अगर हम आपसे कह दें कि 1.6 ये एक प्रमेय है कि अप्रमेय है? आप बताइए, ये एक प्रमेय है कि अप्रमेय है? तो भाई साहब ये प्रमेय है, क्योंकि अगर हम इसका दशमलव हटा दें और बटे के रूप में लिखें तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं ना। तो अपन P बटे Q के रूप में लिख दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रमेय संख्या। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं ये आपकी प्रमेय है कि अप्रमेय है, तो नहीं हो सकती। क्यों? देखो यहाँ पर ये इस प्रकार से अभी किस प्रकार से है? अभी इस प्रकार से है। क्यों? देखो इसको भी अपन डायरेक्ट प्रमेय संख्या नहीं कह सकते जब तक अपन इस रूप को इस रूप में ना परिवर्तन कर दें। तो अभी आप इसको प्रमेय नहीं कहेंगे, इसके बाद कहेंगे, ठीक है, इसके बाद कहेंगे आप ये एक प्रमेय संख्या है। अगर मैं कह दूं आपसे कि √16 ये एक प्रमेय है, तो अभी एक प्रमेय नहीं है, इसको अपन तोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 4। ये एक प्रमेय संख्या, क्योंकि अपन बटे में 1 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रमेय समझ चुके हैं। और क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल? देखो जैसे 1 देखो अच्छी तरह से 1.3333 ... और 1.3 का बार। अब देखो यहाँ पर ये भी आपकी प्रमेय है, ये भी आपकी प्रमेय संख्या है और ये भी आपकी प्रमेय संख्या है। देखो अगर बार लगा है तो बार बार आ रहा है, यानी कि अपन इस जो हमने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ये ही ऊपर लिखा हुआ है, सेम है। इसका मतलब ये हमेशा 1 नंबर में पूछा जाता है, ये भी एक प्रमेय संख्या है। अब देखो अप्रमेय संख्या क्या कहलाती हैं? देखो ध्यान से सुनना है। जैसे अपन P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि अभाज्य संख्याओं का हम पूरा वर्गमूल ना निकाल पाए, उन संख्याओं को अपन क्या कहते हैं? अप्रमेय संख्याएं। यानी कहने का मतलब है अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं? जो अपने स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो अगर हम √2 का आप बताइए वर्गमूल निकाल पाते हैं? नहीं निकाल पाते हैं, पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि उन अप्रमेय संख्याओं मतलब अप्रमेय संख्या कौन होती हैं? जिनका हम अभाज्य संख्याओं का पूरा वर्गमूल न निकाल पाए वो अप्रमेय संख्या कहलाती है। तो √2 का अपन नहीं निकाल पाएंगे, √3 नहीं निकाल पाएंगे, और √5 नहीं निकाल पाएंगे, √6 का नहीं निकाल पाएंगे, और √7 का नहीं निकाल पाएंगे, √8 का नहीं निकाल पाएंगे, 9 का अपन निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 अपन निकाल लेंगे और बटे में 1 लगा देंगे, तो ये एक प्रमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो आपने कभी सुना होगा, आगे आपको मिलेंगे क्वेश्चन के √3 एक अप्रमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √2 एक अप्रमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो ये क्वेश्चन रहते हैं। और आपके क्या रहते हैं? देखो यहाँ पर आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखो इसको अपन मिटा देते हैं, अच्छी तरह से लिख दे रहे हैं यहाँ पे √2, √3, √5, √7, √8। और देखो 0.10, 1 डबल 0, 1 ट्रिपल 0, ... और देखिए 1.13, 133, 133, ... तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे दोनों संख्याएं लिखी हैं ये आपकी अप्रमेय संख्या हैं। आप कंफ्यूजन किस में हो जाते हैं? जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1.33 ... है और यहाँ पे 1.3 का बार है, तो आप थोड़ा इसको तो मान लेते हैं कि ये प्रमेय है, लेकिन इसका और इसका आप क्या करते हैं? पहचान नहीं पाते हैं कौन प्रमेय है कौन अप्रमेय है। तो भाई साहब बता दिए जाए, प्रमेय में लगातार वही संख्या रिपीट होती है, और अप्रमेय संख्या में देखो यहाँ पर एक संख्या बढ़ रही है हर बार। 3 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, ऐसी अनंत बार आपका बढ़ता ही जाएगा। फिर 4 बार हो जाएगी, फिर 5 बार हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1 बार 0 बढ़ा, फिर यहाँ पे 2 बार, फिर 3 बार, फिर से यहाँ पे 4, 5, 6 बार। यानी कि जब अप्रमेय संख्या आप कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर आपकी संख्या बढ़ रही होगी, गैप आपका बढ़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपका गैप नहीं बढ़ रहा होगा, केवल वही संख्या रिपीट हो रही होगी। जब रिपीट होती है तो प्रमेय है, अगर रिपीट नहीं होती और संख्या वो बढ़ती जाती है, गैप बढ़ता जाता है, तो वो अप्रमेय है। तो आप यहाँ पर पूरा क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपका पूरा मैंने यहाँ पर आपका बेसिक बता दिया है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको
क्या बताते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताते हैं। ठीक है, वो आपकी वेरी मोस्ट है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अपन क्या करते हैं, इसको अब मिटा देते हैं। तो यहाँ पर अपन इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में मिलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये है क्या आखिरकार, है ना। देखो वो क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपसे क्या कहती है, कोई दो संख्याएं हैं, कोई दो संख्याएं हैं, मान लीजिए वो a और b है। ठीक है, तो मान लीजिए a आपका बड़ा है b से, तो a आपको इस प्रकार से लिखना पड़ता है। वो कहता है कि आप a किस प्रकार से लिख सकते हैं, bq प्लस r, और आपको बता दिया जाए r आपका b से छोटा रहता है और आपका r आपका बड़ा रहता है 0 और बराबर के, यानी कि r आपका बड़ा है 0 से और बराबर भी हो सकता है, ये r का मान कहलाता है। ठीक है, और अब आपको यहाँ पे कम समझ में आया होगा तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे दो संख्या हम ले ही लेते हैं, जैसे 5 और 2, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, तो अपन 5 इस प्रकार से, 5 बड़ा है 2 से, तो अपन क्या करेंगे, 5 इस प्रकार से लिखेंगे आप, और 2 यहाँ पर लिखेंगे, भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 आएगा। यानी कि ये आपका भाजक है, यानी कि आपका यहाँ पे ये क्या है, आपका b, क्या है आपका b, और ये आपका क्या कहलाता है, a कहलाता है ना। 5 अपन ने a माना ना, ये a है और ये b हो गया, और ये आपका क्या है, आपका q, और ये है आपका r। ठीक है, तो अपन अब 5 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 बराबर b, यानी कि ये वाला b है, तो 2 गुणा लगाएंगे, यानी q का मान कितना है 2, प्लस लगाएंगे r का मान कितना है 1, तो अपन 5 बराबर, इसको अगर सरल करेंगे तो 5 ही आएगा। यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस r, ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, और r आपका छोटा है b से और r का मान 0 से बड़ा और बराबर होता है, और आपका a कहलाता है भाजक, b कहलाता है आपका भाज्य, और q कहलाता है भागफल। देखो q आपका कहलाता है भागफल, r आपका कहलाता है शेष फल। इतनी चीज आपको याद में रखना है। ठीक है, और बकाया आपको सवालों में समझ में आ जाएगा कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन आप सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अपन इसको मिटा लेते हैं। देखो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अपन पहला सवाल लिखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहला सवाल लिख लिया है। 135 व 225 का हमें एचसीएफ निकालना है एल्गोरिथम से, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। बगल में स्क्रीनशॉट लग गया होगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो हमने लिख लिया है हल में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब जौन संख्या बड़ी होगी उसको अपन का बड़ा तरफ मुँह खोल देना, जो छोटी होगी आपको इस प्रकार से लिख देना, यानी कि 225 बड़ा है 135 से। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिख देना है चरण 1, और फिर आपको एक रफ कार्य की तरीके से एक ऐसी लाइन खींच देना है। ये आपको कॉपी में भी इस प्रकार से बनाना है और बोर्ड परीक्षा में भी पेपर देंगे तो इसी तरीके से कर लेना है। तो आपकी जो बड़ी संख्या होगी आपको इस प्रकार से सबसे पहले क्या करना है, भाग देना है। तो अपन क्या कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, तो 135 एक ही बार में जाएगा, 2 बार में देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 में से 5 जाएगा 0, और 12 में से 3 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। फिर आपको क्या करना है, अब आपको बता दिया जाए ये आपका Q है, ये आपका R है, और ये आपका B है, और ये आपका A है। अब नहीं बताऊंगा, मैं एक ही बार बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये आपको लिखना नहीं है कुछ, ठीक है, बोर्ड में ना कॉपी में, तो समझाने के लिए किया था मैंने। तो यानी कि 225 को अपन क्या लिख सकते हैं, 135। देखो इसी फॉर्मूला में लिखना है आपको। देखो A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो 135 फिर है आपका Q यानी कि 1 और प्लस R यानी कि 90। ठीक है, फिर आपको लिखना है यहाँ पे चरण 2 या स्थिति 2। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कब तक करेंगे वो आपको लास्ट में बताएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो दिमाग अभी ज़्यादा नहीं लगाना है। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं B और यहाँ पे R, आपको इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है,
इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर आपको भाग देना है कैसे, यहाँ पे 135 लिख लेना है और यहाँ पर आपको 190 लिख लेना है। ठीक है, अरे सॉरी 90 बस, ठीक है, यहाँ पे 90 है ना, फिर 90 का भाग देंगे आप। ठीक है, तो अगर 90 का आप 2 बार देंगे तो 0 9 दूनी 18, तो ज़्यादा हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक ही बार देंगे, 90 लिख लीजिए। 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा और 13 में से 9 जाएगा। देखो 13 में से 9, ये 12 होगा, ये 13, 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके यहाँ पे 4, कितने बचेंगे आपके 4 बचेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यानी कि आप 135 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो आप लिख सकते हैं 135 को 90 गुणे 1 और प्लस 45। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे चरण 3, क्या लिखेंगे, चरण 3। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फिर ये बी वाला और ये आर वाला यहाँ पे फिर लिखेंगे, 90 बड़ा है 45 से। फिर आप देंगे यहाँ पे भाग, आप यहाँ पे 90 लिखेंगे और यहाँ पर आप 45 लिखेंगे। 45 दूनी 90 होते हैं, ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आया है ना, कुछ नहीं है तो 0 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अंतिम, क्या लिखेंगे, अंतिम शेष फल 0 है तो, अंतिम शेष फल 0 है तो 135 और अंतिम शेष फल 0 है तो 125 और 200, 135 और 225 का HCF कितना होगा, 45 होगा, 45 होगा। अब देखो यहाँ पर आपको ये भी लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे आप इस लाइन के पहले आप लिखेंगे, लिख दीजिए, लिख सकते हैं यहाँ पे लिख दीजिए पहले, अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। फिर अंतिम शेषफल 0 है तो भाजक 45 होगा, 45 होगा। अब देखो आपको भाग कब तक देना है, जब तक आपका यहाँ पे 0 ना आ जाए। ठीक है, तो जिससे 0 आया भाग देने से वही आपका HCF कहलाता है। तो आपका भाग किससे भाग देने से 0 आया, 45 से। ठीक है, जब यहाँ पे 0 आ जाए आपका, तो किससे 0 देने से आया है, 45 से आया है, तो 45 से आया तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो आप लिख देंगे अंतिम शेषफल 0 है तो भाजक आपका 45 है। ठीक है, जिससे अपन ने भाग दिया है, किससे भाग देने से 0 आया, 45 है, तो भाजक 45 होगा। तो तब तो 135 और 225 का HCF 45 होगा। और इसकी एक डायरेक्ट क्या है, एक ट्रिक भी है इसको निकालने का, इसी का, वो आपको नेक्स्ट जब आपके सवाल ख़त्म होने लगेंगे तीनों, तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरा सवाल आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दूसरा सवाल लिख लिया है, इसका अपन को HCF ही निकालना है 196 और 38,282 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हल में लिख लिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जो होती है A बराबर BQ प्लस R। तो आपको देखो चरण 1 में क्या लिखना है कि यानी कि 38,220 आपका बड़ा है 196 से। तो आपको ऐसी रफ कार में इस प्रकार से भाग देना है, 38,220 में आपको 196 का भाग देना है। तो कितनी बार में जाएगा, सबसे पहले आप देंगे एक ही बार में। ठीक है, तो 196 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा, अब हासिल ली थी तो यहाँ पे 7 बचे। अब यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8। देखो 17 में से क्या जाएगा, 9 जाएगा। 17 में से देखो 15 16 17 हो, 9 जाएगा आपका, बचेगा कितना, बचेगा 8 बचेगा, सॉरी, वो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 नहीं होगा, हाँ, फिर यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे अपन 2 उतारेंगे तो 1862 हो जाएगा। फिर लगभग भाग जाएगा 9 बार में। ठीक है, 9 बार में भाग जाएगा तो आएगा शायद बार 1700। आप कर लीजिए, आपको क्या करूँगा, आप कर लीजिए आप, और आपको पता चलेगा 1764 आएगा। ठीक है, इसको आप क्या करिए, घटा लीजिए, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर यहाँ पे आपका 15 में से 6 जाएगा, क्या जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 15 में से 6 जाएगा। देखो आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से लिख लेना है, 15 में से 6 जाएगा। देखो यहाँ पर आपका 15 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 8।
ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 7 में से 7 जाएगा 0 और यहाँ पे 0 0, फिर आप यहाँ पे कितना उतारेंगे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 880। फिर आपका भाग कितनी बार में जाएगा, लगभग 6 बार में जाएगा। तो जब 6 बार में आप गुणा करेंगे, 6 का गुणा 196 में करेंगे तो इतने ही बार में शायद जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे एक ही बार में पूरा हो गया, यानी कि अपन 38,220 को अपन क्या लिख सकते हैं, 38,220 को लिख सकते हैं 196 गुणे 196 और प्लस 0। अब 0 आ गया तो अब दोबारा भाग नहीं देना, तो आप लिखेंगे अंतिम शेष फल 0 है तो भाजक, अब किससे भाग देने से आया, 196 से, तो भाजक 196 होगा। ठीक है, तो अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 होगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हट गया मैं, और ये आपका हल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, तीसरा सवाल आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने तीसरा सवाल लिख लिया है। कौन सा है, ये तीसरा है। तो यहाँ पर 867 व 255 का HCF क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर आप हल में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और ये आपकी प्रमेयिका होती है A बराबर PQ प्लस R, यानी कि आपका 867 बड़ा है, 867 बड़ा है 255 से। आप यहाँ पे रफ कार्य के लिए एक ऐसी डंडी खींचेंगे और भाग देंगे। 867 में आप किसका भाग देंगे, 255 का। ये लगभग 3 बार में जाएगा। आप चेक करेंगे तो क्या आएगा, देखो मैं देख लूँ क्या आएगा गुणा करने से, 765। ठीक है, देखो हम अगर आपको गुणा बताएंगे तो भाई साहब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, गुणा आप कर लीजिए। ठीक है, अब देखो भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2। ठीक है, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा आपका 0 बचेगा, और यहाँ पे 102 आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब भाग नहीं जाएगा तो आपको अब नहीं देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है 867 बराबर क्या आएगा आपका, 255 गुणे 3 प्लस 102 आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे चरण 2, और इसमें आप क्या लिखेंगे, ये B वाला और R वाला, तो यानी कि 255 बड़ा है 102 से। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक यहाँ पे आप सीधे भी दे सकते हैं, आप अलग से, हाँ अलग ही से कर दे रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। 102 भागे, अरे यहाँ पे 102 नहीं लिखना, 255 है ना 102। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, 2 बार में देंगे तो 104 हो जाएगा। ठीक है, 3 बार में देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 204। तो यहाँ पे देखो 5 में से 4 जाएगा 1, और यहाँ पे 5, 51 आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब भाग नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे 0 आ जाएगा, और अब भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटा आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, 255 को, 255 बराबर 102। ठीक है, 102 गुणे 2 प्लस 51। अब देखो अभी भी आपका 0 नहीं आया शेषफल, यानी कि चरण 3 में भी जाएगा। यानी कि आपको जब तक चरण लेते रहना है जब तक आपका शेषफल यहाँ पे 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर आप 102 बड़ा है 51 से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 102 यहाँ पर लिखेंगे और 51 आप यहाँ पर लिखेंगे। 51 दूनी 102, ये आपका पूरा पूरा कट गया। ठीक है, यानी कि 0 आ गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, 102 को, 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। अब 0 आ गया, भाग नहीं देना, तो भाजक क्या हो जाएगा, 51। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अंतिम शेषफल 0 है तो भाजक आपका 51 होगा, 51 होगा। तो अतः 867 और 255 का HCF 51 होगा। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन दूसरा क्वेश्चन पढ़ाते हैं इस प्रश्नावली का। तो ये आपने लिख लिया हो तो अपन इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपको एक इसकी ट्रिक बताएं निकालने की,
बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं पहले वीडियो भी डाल चुका हूँ। अगर आपको ये विकल्प में पूछता है, किस में पूछता है, विकल्प में पूछता है। विकल्प आप जानते क्या होता है, ठीक है, विकल्प अभी बताऊंगा क्या होता है। इसको मिटा लें पहले, आप इसको मिटा लें अपन, फिर आपको बताएंगे कि इसकी ट्रिक क्या है। अगर आप विकल्प में आएगा तो ये थोड़ा ना आप निकालते रहेंगे एचसीएफ। देखो देखो, सरल, सबसे सरल तरीका। अभी आपने किसका निकाला, 867 व 255। इसका डायरेक्ट आपको विकल्प आ जाए कि ए बराबर 15 है इसका, या बी बराबर 51 है, या सी बराबर 14 है, या डी बराबर 20 है। इसका सही आंसर क्या है, तो आप क्या वो यूक्लिड विभाजन लगाते रहेंगे, नहीं। इसका सीधे आप क्या करेंगे, 867 है ये लिखेंगे, भाग देंगे 255 का। तो सबसे पहले आपका भाग कितनी बार में गया था, गया था 3 बार में, ठीक है। तो 3 बार में देने से कितना आया था, देख लेते हैं, 765, ठीक है। आपको भाग देना है, 7 में से 5 जाएगा, आपका बचेगा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। फिर आपको इस प्रकार से इसी में लिख लेना है, 102 ये रहेगा, और ये 255 आपको यहाँ पे उतार लेना है, ठीक है। फिर आप भाग देंगे 102 का इसमें, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, हो जाएगा 204। यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसी में फिर इस प्रकार से ये वाला लिख लेंगे। आप समझ गए आप, यानी कि जो आपका ये रहेगा इसे अपन को भाग देते जाना है, और जो यहाँ पे कौन सी संख्या लिखना है आपको, ये वाली। जैसे यहाँ पे ये लिखा, अब अगर और भाग जाएगा तो फिर अपन ये लिखेंगे, कैसे, देखो 51 दूनी तो 102 आ गया, यहीं पे हो गया आपका पूरा पूरा कट गया। जिससे यहाँ पे भाग देने पर 0 आया ना, 0 किससे भाग देने से आया, 51 से, वही आपका एचसीएफ कहलाता है। ये कहलाती है आपकी भाग विधि। आप सीधे अगर इसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है, तो आपको भाग इस प्रकार से देते देते जिससे 0 आ जाए, किससे आया, 51 से, तो वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, अगर आप इससे निकालेंगे विकल्प के लिए तो आपका समय बच जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, दूसरा सवाल बताते हैं जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दूसरा सवाल लिख लिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, हम समझाते हैं कैसे करना है। देखो, आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है, माना। अब कह रहा है ना कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना है, तो कोई मानना तो पड़ेगा, क्या है, तो मान लेते हैं माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a को ही मान लेते हैं ना, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अब देखो आपको कैसे करना है वो देखो आप। अब आपका यहाँ पे भाजक यानी कि b, आपका यहाँ पे b है जौन, वो भाजक क्या होगा, 6 होगा ना, ये 6 आप लिख लेंगे। अब करना कैसे है, मान लीजिए आप धनात्मक विषम आपका ये है पूर्णांक, अगर आप 6 आपका b यानी कि भाजक भाग देंगे तो कोई भागफल आएगा और शेष फल भी आएगा ना। तो जब शेष फल आएगा r, तो r के संभव मान क्या होंगे आपको बता दिया जाए। r का मान हमेशा b से छोटा रहता है और 0 से बड़ा रहता है और बराबर रहता है, यानी कि आपके r के संभव मान निकाले जाए। 6 से छोटे तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 बराबर का हो जाता है, क्योंकि 6 से कम रहना चाहिए, क्योंकि b बड़ा रहता है r से, यानी कि r के मान b से छोटे होने चाहिए। तो ये आपकी r के मान संभव है। हम क्या करेंगे, अगर r का मान, देखो आपका ये किस प्रकार से बन जाएगा, आपका a आप इस प्रकार से लिखेंगे ना, 6q + r, क्या लिखेंगे, a का मान, क्या आप a को कैसे लिख सकते हैं, a बराबर 6q + r लिख सकते हैं। तो अगर हम r के जगह पहले 0 रखेंगे तो क्या होगा, 6q + 0, और क्या हो जाएगा 6q + 1, और क्या हो जाएगा 6q + 2। आपको अभी समझा रहे हैं, ये सवाल नहीं लग रहा है। और अगर आप 3 रखेंगे तो हो जाएगा 6q + 3, अगर a बराबर 6q + 4, और अगर जब आप 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये संभव मान आपको मिलेंगे r के, r का वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो अब हमें बताना क्या है कि ये क्या कहलाते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक हमें सिद्ध करना है, कौन कौन से हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पे 2 का भाग इसमें देते हैं, क्या करते हैं, देखो इसको अपन लाइन को मिटा लेते हैं। अगर हम पहली वाली को देखो,
a बराबर क्या है 6q प्लस 0। ठीक है, अगर हम इसको a बराबर 6q लिख सकते हैं, इस वाली को लिख सकते हैं। इसमें अगर हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 3q आएगा ना, यानी कि पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसमें देंगे तो नहीं जाएगा। a बराबर 6q प्लस 1 में देंगे तो नहीं जाएगा, अगर इसमें देंगे तो जाएगा। देखो a बराबर 6q प्लस 2, इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2 3 6, कितना आएगा 2 3 6 और 2 कम 2 बस, यानी कि प्लस 1। कितना आएगा a का मान 3q प्लस 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसमें पूरा पूरा भाग 2 का नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा। कैसे, a बराबर 6q प्लस 4 में चला जाएगा 2 का भाग। कैसे, 2 3 6 3q आएगा और प्लस 2 दूनी 4, ये आएगा। पूरा पूरा भाग चला गया 2 का, इसमें नहीं जाएगा। अब आप एक बात समझ गए होंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है, ये है और आपका ये है और आपका ये है। क्योंकि इसमें दो का भाग नहीं गया, क्योंकि 2 का भाग इसलिए नहीं गया क्योंकि 2 आपका सम है ना, 2 सम है तो आपका यहाँ पे भाग नहीं गया। यानी कि 2 का गुणनखंड आपके कौन कौन से हैं, ये पहला वाला, यानी कि ये 6q, a बराबर 6q प्लस 0 और a बराबर 6q प्लस 2 और a बराबर 6q प्लस 4, ये आपके धनात्मक समपूर्णांक हैं। और ये आपके धनात्मक विषम पूर्णांक कौन है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अब आपको इसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है और आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने 2 का भाग देकर सिद्ध कर दिया कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है और कौन धनात्मक समपूर्णांक है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो होता है, अगर हम 2 का भाग देंगे तो आपको अलग पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, पहले अपन इसको अब सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सिंपल से आपको यहाँ पर लिख लेना है। क्या लिखना है आपको यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे आपका जो a का मान होगा वो क्या होगा, BQ प्लस R। और जहाँ आपके R के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 और 5। अब आपको सब में रख देना है। तो देखो a बराबर, जब आप BQ प्लस R माने जब 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो BQ प्लस 1 हो जाएगा, BQ प्लस 2 हो जाएगा, BQ प्लस 3 हो जाएगा और BQ प्लस 4 हो जाएगा और BQ प्लस 5 हो जाएगा। अब हमने क्या किया था, 2 का भाग दिया था, यानी कि आपको क्या लिखना है, जहाँ a के मान के लिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 2 के गुणनखंड या भाजक नहीं है। हमने 2 का दिया है, आप लिख सकते हैं गुणनखंड नहीं है या 2 का भाजक, 2 भाजक नहीं है। 2 के गुणनखंड हम लिख रहे हैं, 2 का गुणनखंड नहीं है। और आप लिखेंगे तथा 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 2 के गुणनखंड हैं। ये धनात्मक समपूर्णांक है, तो इसको अपन ने गुणनखंड है तो इसको अपन अलग कर लेंगे। अब आंसर क्या आया, ये है, यानी कि ये आपकी प्रूफ हो गए। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है आपके, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 होंगे। अब आपको ये समझ में आ गया ना कि हमें कैसे प्रूव करना है होंगे। हम आप 2 का अगर आप भाग देकर देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, कौन धनात्मक समपूर्णांक है। तो जो ना आपके ये थे जिसमें 2 का भाग चला गया, ये समपूर्णांक है और ये आपके विषम पूर्णांक है। तो हमने लिख दिया कि हाँ ये आपके धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, अगर हम ए को कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मानते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये हल हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं तीसरा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तीसरा क्वेश्चन लिख चुका है, तो पढ़ते हैं। देखो ऊपर हमने कंप्यूटर के जरिए लिखा है, अभी हम कॉपी में पढ़ रहे हैं, किताब में आपका क्या क्वेश्चन है आप वहाँ पे मिलाते जाइए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें। तो कहने का मतलब उनका ये है कि जो आपकी 616 और 32 आपकी दो टुकड़ी हैं, इनकी समान मार्च में अगर करना है तो वो कौन सी अधिकतम संख्या होगी, कौन सी अधिकतम संख्या होगी। यानी कि इसका अपन को HCF निकालना है। किस विधि से निकालना है? एल्गोरिथम विधि से। तो अपन वो क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और आपको बताते हैं सवाल क्या है जिसमें भी मार्च कर सकें। बस वही है, आपको आपको टिप्पणी देनी है, यानी कि आपको इन दोनों का HCF निकालना है एल्गोरिथम से। तो वो अपन निकाल लेते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, हल करते हैं अपन। यहाँ पर अपन हल करते लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? स्तंभों की अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर? 616। कितनी है? 616 हो जाएगी। ठीक है, और आपका क्या है? 32 भी तो है, दूसरी टुकड़ी भी तो, इसका अपन को HCF निकालना है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। देखो क्या कहलाता है HCF का मतलब? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी कि अधिकतम, ये आपका कहलाता है। अब आप क्या करेंगे? 616 बड़ा है 32 से, आपको इस प्रकार से लिख लेना है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, फिर आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है? अब आपको यहाँ पे क्या करना है? चरण 1 लिख लेना है। ठीक है, अब चरण 1 आप क्या करेंगे? 616 बड़ा है 32 से, यहाँ पर आप भाग देंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 616। ठीक है, और भाग देंगे 32 से, तो 32 दूनी ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार में जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 616 बराबर 32 गुणे 1 प्लस 29। अब यहाँ पे अपन चरण 2 लिखेंगे, क्योंकि अभी शेषफल 0 नहीं आया ना आपका, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 32 बड़ा है 29 से। मार्कर का इंक डाल लेते हैं। क्या है? गिर जा भाई साहब, तू भी गिर जा। देखो इंक डालने में यार भी अपना अलग मज़ा है। ठीक है, इंक अपन डालते हैं, मस्त वाली अपने पास इंक है यार। देखो हवा चल रही है यहाँ पर, तो यार इंक तुरंत यहाँ पर ख़त्म हो रही है। आज ही भरे 25 रुपये निपट जाएंगे शायद भर भाई साहब यार बहुत महंगी आती है यार इंक आपके चक्कर। देखो गिर गई, वो आधी यहाँ पर इंक आपकी बर्बाद हो चुकी है। क्यों? माइक लगा ना, नीचे माइक लगा तो माइक में पैर बिध गया, तो यार बर्बादी तो हो ही गई है। 5-10 रुपए की आधी गिर गई है। ठीक है, तो यार इसके लिए आप भाई का यार सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, आप जैसे भाई और जो हैं। ठीक है, तो आप भाग दे रहे हैं। यार मैंने क्या कर दिया? गलत कर दिया। अभी आपको चरण 2 नहीं लिखना है। गलती यहाँ पर आपका यहाँ पे 6 भी तो उतरेगा ये, है ना, फिर भाग जाएगा अभी। तो 32 का भाग लगभग कितने बार में जाएगा देख लेते हैं अपन। लगभग 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो 9 दूनी 18, हाँ से लाई 1, 9 थी 27, 27 1 28, तो 288। यार ये इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ पता कैसे होती हैं? दिमाग कहीं काम कर रहा हो और बॉडी कहीं हो, है ना, इस तरीके से हो जाता है। इसको आप घटा लेंगे, 16 में से 8 जाएगा तो 8, और यहाँ पे 8 में से 0, 8 में से 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? अब लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। ठीक है, अब लिखेंगे आप यहाँ पे चरण 2। चरण 2 में आपको क्या लिखना है? 32 नहीं 19, आपको यहाँ पे देखो ये लिखना है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये b और r, 32 बड़ा है 8 से, तो आप क्या करेंगे 32 का भाग देंगे 8 में, 8 चौको 32। अब आपका शेषफल 0 आ गया, अब आपको भाग नहीं देना, यानी कि आप 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0। तो अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक कितना है 8 है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 8 है। अतः 616 व 32 का HCF बराबर 8 होगा। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सवाल आपका क्या कह रहा है, तो अधिकतम संख्या आपसे पूछ रहा है, तो आपको लिख देना है, अतः लिख देना है अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8 होगी। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौथा सवाल लिख चुका होगा और यहाँ पर हमने इस बार मार्कर से नहीं लिखा, आपको मैं पिछले बता दें, इसलिए कॉपी आपकी किताब से पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यानी कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को वर्ग कर देना है। सीधे सीधे कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक, यानी कि आपको जो आपका धनात्मक पूर्णांक a बराबर BQ प्लस 1 है, आपको इसका वर्ग करना है। सीधे सीधे अगर वर्ग करते हैं तो वो कह रहा है आपसे कि आप दर्शाइए कि वो कैसा होता है, m होता है और 3m भी होता है, 3m प्लस 1 का रूप का होता है, तो दर्शाते हैं। बिल्कुल सिंपल होता है। देखो आपको यहाँ पे हल डाल लेना है और आपका सवाल अब क्या कह रहा है, आपको सबसे पहले कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेना है। तो माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद आपका सवाल कह रहा है कि जो आपका और आपसे और एक क्वेश्चन में और कहा गया है कि तथा भागफल, या आप लिख सकते हैं तथा भागफल Q है। अब आप कैसे पहचानेंगे भागफल Q है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका Q यानी कि M है अभी, लेकिन आपको M में अभी कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये लिखना है चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखो आपको बिल्कुल ध्यान अभी एम में ना टेम में कुछ नहीं देना है, जो मैं कह रहा हूँ उसमें आप ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिख लेना है। अब आपकी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो क्या है, BQ प्लस R है। ये है ना आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिख लेना है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, फिर अपन रफ्तार में करेंगे। तो जो आपका सवाल है उसमें आपका जो B है, जो आपका यहाँ पे जो B है वो कितना है, 3 है। ठीक है, देख सकते हैं वहाँ पे लिखा होगा 3m, तो ये B का मान है और ये Q का मान है। इस अभी m को आप भूल जाइए, तो इस 3 को आप क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है, अभी रफ में समझा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, A आपका ये है। ठीक है, आप भाग किस में देंगे, 3 से देंगे, क्योंकि ये भाजक है। अब भाजक है तो कोई Q आपका भागफल आएगा और R शेषफल होगा ना। तो R के संभव मान क्या होंगे, 3 से कम होंगे, यानी कि 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो आपको 0, 1, 2 इसमें मान रखना है और आपको सिद्ध करते चलना है। वो कैसे, अब आप आगे यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है, स्थिति 1 स्थिति 1 के लिए ये डब्बा है, स्थिति 2 के लिए ये डब्बा है और स्थिति 3 के लिए वो डब्बा है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड है पूरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन कैमरे में कैप्चर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है
r बराबर 0 है तो, और आपको यहाँ पर लिख लेना है, ये डब्बा यहाँ पे यहाँ तक काट दो, r बराबर 0 1 2, ठीक है, ये लिख लेना है। यदि स्थिति 1 में लिखेंगे यदि r बराबर 0 है तो आप क्या करेंगे, a बराबर बी क्यूब प्लस 0, इस r की जगह 0 रख दीजिए। अब क्या वर्ग कर रहा है, क्या कह रहा है, वर्ग करने पर, तो आप इस दोनों पक्षों में आप इसका वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ए स्क्वायर बराबर बी क्यू, अब 0 का कोई महत्व नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब b का मान क्या है, यहाँ पर 3 है, कितना है, 3 है, ठीक है, कितना है, 3 है। यहाँ पर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं b यानी कि भाजक 3 है, तो देखो 3 यानी कि 9 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, खोलेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, आपसे पूछ रहा है सबसे पहले m, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर को क्या मान लेंगे, 9 क्यू स्क्वायर को मान लेंगे m, तो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर m, तो यानी कि आपका धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो m आएगा, और आप लिख देंगे जहां m बराबर 9 क्यू स्क्वायर। सिद्ध हो गया ना आपका, धनात्मक विषम पूर्णांक m है, तो अपन ने सिद्ध कर दिया, कितना सिंपल है। अब अपन यहाँ पे स्थिति 2 लेंगे, क्या लेंगे, स्थिति 2, स्थिति 2 में आप क्या मानेंगे, r बराबर 1 है, जब 1 है तो आप a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1, इसका दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, वर्ग करना है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर वो सर्वसम का लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो आप जानते भी होंगे। तो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6q। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कॉमन लेंगे, उसको पास में लिख लीजिए, 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 कॉमन, क्या आ जाएगा, 3 कॉमन, आपको क्या निकालना है, 3m, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9q स्क्वायर बोलेंगे ना कॉमन, प्लस 3 दूनी 6q, और यहाँ पे प्लस 1 आपका है ये। अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3 आपका ये है, ठीक है, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पे आप प्लस 1 लगाएंगे, ठीक है, और इसको आपको पूरे के मान लेना है m, ठीक है, हो गया ना आपका सिद्ध। किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो 3m आ जाएगा, जैसा आपको सवाल कह रहा था, ठीक है। और आपको बस केवल इतना लिखना है, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 बराबर m, ठीक है, सिद्ध हो गया। अब अपन क्या लेंगे, स्थिति 3 लेंगे, इसमें क्या है, r बराबर 2 है, तो ठीक है, तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 2, इसका दोनों पक्षों में अपन वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, खोल देंगे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर से, तो ए स्क्वायर 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2ab 3 दूनी 6 और q हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको 9q स्क्वायर यहाँ पर लाइए, ये भी आप ले आइए, 6q यहाँ पर और प्लस 4, ऐसा अपन 4 को लिख देंगे 3 प्लस 1, लिख सकते हैं ना 4 को 3 प्लस 1। तो अब क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर अपन ले लेंगे 3 कॉमन, तो देखो 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और प्लस 3 कम 3 और प्लस आपका 1 है ही है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस पूरे वाले कोष्टक को यानी कि 3q² प्लस 2q प्लस 1 को m मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a² बराबर 3m और प्लस 1। तो आपको क्या लिख देना है, केवल जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया। क्या सवाल कह रहा था आपका कि अगर हम वर्ग करें तो m के लिए और 3m के लिए और 3m प्लस 1 के लिए। तो भाई साहब देखो, हमने पहले इसका वर्ग किया तो m अपन ने सिद्ध कर दिया, जब इसका वर्ग किया तो 3m सिद्ध कर दिया, और इसका भी वर्ग किया तो अपन ने सिद्ध कर दिया 3m प्लस 1। और ये आपका पूरा सवाल है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए। अब हम आपको बताएंगे 5वां सवाल कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। जैसे आपका चौथा सवाल था, उसमें अपन को वर्ग करना था, इसमें घन करना है। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, आप लगा सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, लगाते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर आप डालेंगे हल, क्या डालेंगे, हल। और यहाँ पर आप क्या मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब जो समझा देते हैं कैसे करना है। देखो आपका क्या है, 9m या 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो देखो घन है तो अपन 9 इसका b का मान नहीं लेंगे, क्योंकि घन है तो इसका 3 ही होगा। 3 अपन क्या लेंगे, b का मान लेंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो क्या करेंगे अपन, a में आप भाग देंगे तो कोई q आपका भागफल आएगा और शेषफल आपका r आएगा ना। तो r के संभव मान क्या होंगे, r बराबर 0 1 और 2 होंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से समझ गए होंगे क्या करना है। तो अब आप क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या लिखना है। ठीक है, इतना आपने कर लिया। आपका सवाल कह रहा है कि रूप में होता है, तब आप लिखेंगे यहाँ पर तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अगर मज़ा आ रहा हो ना भाई साहब तो यार लाइक करके जरूर जाइए, प्रमेय का से। और जहाँ पर आपका भाजक बराबर कितना है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे और r बराबर आपके मान क्या क्या होंगे, 0 1 और 2। अब देखो स्थिति 1 के लिए ये डब्बा हो गया, स्थिति 2 के लिए ये हो गया और स्थिति 3 के लिए वो हो गया। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, स्थिति 1। देखो यहाँ पे मैं बहुत पीछे चला गया हूँ, स्थिति 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा। देखो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, और यूक्लिड विभाजन और प्रमेय का क्या है आपकी, a बराबर bq प्लस r, और b का मान क्या है 3, यानी कि 3q प्लस 0। r की जगह 0 रखेंगे ना। तो अब आपको दोनों पक्षों का घन करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे आपका पिछला सवाल था वैसे ही यही है, दोनों पक्षों का घन करने पर। ठीक है, कर देते हैं। AQ बराबर कितना हो जाएगा, 3Q का होल क्यूब। तो हो जाएगा AQ बराबर 9 × 27 Q। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका AQ बराबर, आपको क्या सिद्ध करना है, आपको उसी से पता चल जाएगा, 9m, यानी कि आपको यहाँ पे 9 कॉमन ले लेना है, 9 × 27 3Q। अब आपको क्या करना है, 9 आपका है ये, इसको आप m मान लीजिए तो हो जाएगा ना। अगर अपन कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का घन करते हैं तो 9m आता है, लेकिन आपको लिख देना है जहाँ m बराबर 3q का, मतलब 3q का होल क्यू। कितने बार क्यू आ, देखो 3q का होल क्यू पढ़ने में मज़ा आ रहा है। अब लिखेंगे अपन स्थिति 2, जहाँ r बराबर क्या होगा, 1 हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, a बराबर 3q प्लस 1, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो हो जाएगा AQ बराबर 3Q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब आपको यहाँ पर a प्लस के प्लस होता है ना,
क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। इससे अपन इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर ए का क्यू यानी कि 9×3 = 27 का क्यू प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक का एक ही रहेगा प्लस 3a² बी। देखो 3a² यानी कि इस प्रकार से, और बी का मान कितना, एक इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका आएगा 3, इसका आएगा 9q², यहाँ पे एक देखो 9 का 18, 9×3 = 27 ही आएगा, 9×3 = 27 q² प्लस इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3, ए का मान 3q और b² यानी कि एक का स्क्वायर, तो 3×3 = 9, यहाँ पे q² है ना, q², तो क्या आ जाएगा 9q²। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन आपको क्या लेना है, 9 कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9×3 = 27 का q, और यहाँ पे एक अभी रहने दें, यहाँ पे हो जाएगा 9×3 = 27, तो यहाँ पे q² हो जाएगा प्लस 9 का 9 q²। ठीक है, यहाँ पे आपका होल क्यू है, ठीक है, क्योंकि एक क्यू है और यहाँ पर आपका +1 ये वाला बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 9 आपका है और ये इसको मान लेंगे पूरे को m, और +1 आपका ये है, तो आपका हो गया ना। अगर हम धनात्मक विषम पूर्णांक का घन करते हैं तो आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, लेकिन आपको लिख देना है जहाँ m बराबर 3q + 3q यहाँ भी आ जाएगा 3q और प्लस 9q का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में ना आया, देखो ये हो गया AQ प्लस BQ, यहाँ पे नहीं आना है, सही कह रहे हैं, यहाँ पे 2 ही आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 ही आएगा, और यहाँ पर भी आपका 2 ही आएगा, और यहाँ पर भी, यहाँ पे 3 ही आएगा, और यहाँ पे आपका 2 ही आएगा। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, स्थिति 3 लेंगे, स्थिति 3 लेंगे, जहाँ r बराबर क्या होगा, r बराबर होगा 2 हो। तो आपको यहाँ पे तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, एक बार और रिपीट कर दें। देखो AQ प्लस BQ का मान कितना, 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 3a² भी ये आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब यहाँ पर अपन जब ये लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 2। अब दोनों पक्षों का अपन क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर आप लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, AQ बराबर 3q + 2 का होल क्यू। ठीक है, तो अब अपन इसको खोल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9×3 = 27 का होल क्यू, 9×3 = 27 का क्यू खोल दिया अपन ने, प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3a² यानी कि 3×3 और b आपका कितना है, 2। तो यहाँ पर देखेंगे 3×3 = 9, 9×3 = 27 और 27 × 2, 7 दूनी 14, हासिल 1 दूनी 4, 4 1 5, 54 q² आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 54 q²। ठीक है, प्लस लगा लीजिए। अब क्या है, 3ab², 3a का मान कितना है 3q, b का मान कितना है 4 का 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 3×9 × 4, 9 का 18, 9 चौको 36 q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 36 q। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अपन कॉमन लेंगे, तो AQ बराबर क्या हो जाएगा, 9 अपन कॉमन लेंगे तो 9×3 = 27 q हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अभी 8 अपन रहने देंगे, 9 छक्का 54 हो जाएगा, और 9 चौको 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 8 आप यहाँ पे बाहर लिख दीजिए, कॉमन नहीं आएगा तो बाहर लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, AQ बराबर 9, इसको आप पूरे को m मान लीजिए, और प्लस आपका 8 है ही है। तो आप देखो सिद्ध हो गया ना, a का अगर आप धनात्मक विषम पूर्णांक का घन करेंगे तो आपका सिद्ध हो गया। बस आपको इतना लिख देना है, जहाँ m बराबर 3q
प्लस 6Q का होल स्क्वायर प्लस 4Q आंसर हो गया। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब सवाल हमने सॉल्व यहाँ पर करवा दिए हैं। तो भाई साहब एक भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, और अगर आप नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं 1.2 प्रश्न वाली की तो वो भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।